मॉर्निंग, वेलकम, स्वागत है आपका नॉलेज हैंग आउट में। तो कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। जी हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की जो कंडीशंस हैं, यानी कि जो एक्सेस और डेफिसिट डिमांड से उत्पन्न समस्याएं हैं। आज हम बात करेंगे उनके सॉल्यूशन पे कि कैसे हम एफिशिएंट वे से जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन है उसको हम टैकल कर सकते हैं, या फिर इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशनरी या डिफ्लेशनरी गैप बन गया है एक्चुअल और रिक्वायर्ड डिमांड की वजह से, उसको हम कैसे कम करेंगे या उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। तो चलिए, कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, उनको हम जान लेते हैं और समझ लेते हैं। तो आप जैसा कि इस वक्त देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। पहली लाइन लिखी गई है, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन कॉजेज साइक्लिक फ्लक्चुएशन विच इज़ कॉल्ड ट्रेड साइकिल। बहुत ध्यान से देखिएगा, इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन और ये जो डिफ्लेशन है ये क्या करते हैं, कॉज करते हैं, यानी कि ये कारण बन जाते हैं किसके, साइक्लिक फ्लक्चुएशन के। इकोनॉमी में क्या करते हैं, एक साइक्लिक फ्लक्चुएशन पैदा करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रेड साइकिल। क्लियर। अब बात करते हैं ये किस तरह से उत्पन्न होता है। एक्सेस डिमांड क्रिएट्स सिचुएशन ऑफ बूम एंड डेफिशिएंट डिमांड लीड्स रिसेशन, एंड इफ रिसेशन इज नॉट ट्रीटेड वेल, यानी कि अगर इसको सही समय पे कंट्रोल ना किया जाए, देन इट कॉजेज डिप्रेशन। क्या कॉज कर देता है ये, मार्केट में या इकोनॉमी में डिप्रेशन आ जाता है। एंड आफ्टरवर्ड बाय वेरियस मेजर्स, जब बहुत सारे मेजर्स यूज़ किए जाते हैं उसको करेक्ट करने के लिए, व्हेन इट गेट करेक्टेड, और जब वो करेक्ट हो जाती है तो ग्रेजुअली धीरे धीरे इट लीड्स टू रिकवरी एंड मूव अहेड। एक तो जैसे जैसे आप क्या करते हैं उसमें करेक्टिव मेजर्स को अप्लाई करते हैं, और जैसे जैसे मार्केट सिचुएशन ठीक होने लगती है वो किसकी तरफ बढ़ती है, रिकवरी की तरफ बढ़ती है, और मूव अहेड टू, और आगे बढ़कर क्या वो सिचुएशन पैदा कर देती है, बूम की फिर से। क्लियर। चलिए, इसका डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, हालांकि आप लोगों में से कुछ लोगों ने इस डायग्राम को पहले ही देखा होगा। क्लियर। ये इस तरह से ड्रॉ किया जाता है। एंड इट गो सो ऑन। क्लियर। तो ये जो लाइन है, क्लियर, इसको हम बोलते हैं बिजनेस लाइफ। क्या बोलते हैं, ये जो लाइन है ये क्या है, इसको हम बोलते हैं बिजनेस लाइफ लाइन। कितने लंबे समय तक आपका बिजनेस चला, ये जो आप हम्प देख रहे हैं या हीप देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बूम। ये मार्केट में जो तेज़ी होती है, यानी कि महंगाई के दौर को दर्शाता है। क्लियर। अब ये नीचे किस तरफ जा रहा है, ये जा रहा है आपका किस तरफ, रिसेशन में जा रहा है। ये जो सिचुएशन जा रही है इसको हम बोलते हैं रिसेशन। क्लियर। और ये जो सिचुएशन है बॉटम, इसको हम बोलते हैं डिप्रेशन। क्या बोलते हैं, डिप्रेशन। क्लियर। देखिए फिर से एक बार इस डायग्राम को देखिएगा और इस डेफिनेशन को देखिएगा। एक्सेस डिमांड क्रिएट सिचुएशन ऑफ बूम, एक्सेस डिमांड ने क्या किया, बूम की सिचुएशन क्रिएट किया। एंड डेफिशिएंट डिमांड लीड्स रिसेशन। आफ्टरवर्ड्स क्या होता है, जब डेफिशिएंट डिमांड क्रिएट होने लगती है तो वो क्या लीड करती है, रिसेशन होने लगता है, वहाँ पर नीचे की तरफ आता है। एंड इफ रिसेशन इज नॉट ट्रीटेड वेल, अगर उसको हम सही तरीके से टैकल ना करें, देन इट कॉजेज डिप्रेशन। तब क्या होता है, ये डिप्रेशन तक चला जाता है। और फिर क्या करते हैं, जब हमें पता चल गया अब हमारी मार्केट डिप्रेशन में, तो गवर्नमेंट से लेकर हर एक ऑर्गेनाइजेशन जुट जाती है अपनी इकोनॉमी को फिर से खड़ा करने में। तो होता क्या है, जब आप बहुत सारे मेजर्स यानी कि तरीके अपनाते हैं मार्केट को सही करने के, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो रिकवरी की तरफ आता है। यानी कि अब ये जो मूवमेंट अपवर्ड हो रहा है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है
रिकवरी। और अगेन ये वाली जो सिचुएशन है ये क्या कहलाती है, बूम। एंड मूविंग अहेड टू बूम सिचुएशन। क्लियर। तो इस तरीके से बनती है आपकी बिजनेस लाइफ साइकिल या बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल, आपको किसी भी नाम से ये क्वेश्चन मिल सकता है। क्लियर। तो जो साइक्लिक फ्लक्चुएशन था ट्रेड साइकिल का वो इस तरह से दर्शाया जाता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब ये जो मैंने वीडियो तैयार किया है इसमें आपको एक ही बार में हर चीज़ देखने को और समझने को मिल जाएगी। क्लियर। बस आपको दिमाग में ये रखते हुए चलना है कि इकोनॉमी में दो तरह की प्रॉब्लम्स हैं। कौन कौन सी, एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड। क्लियर। और ये दोनों ही प्रॉब्लम एक साथ कभी भी किसी इकोनॉमी में नहीं आ सकती। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। इन ऑर्डर टू करेक्ट द इम्बैलेंस सिचुएशन। अब इम्बैलेंस का मतलब होता है जब कोई चीज़ बैलेंस ना हो। सो दिस सिचुएशन मे बी एक्सेस डिमांड सिचुएशन मीन्स इन्फ्लेशनरी गैप, और डेफिसिट डिमांड सिचुएशन और डिफ्लेशनरी गैप। And to stabilize the economy, two types of corrective measures are taken to rectify the situation। और क्या किया जाता है, इस इम्बैलेंस को स्टेबलाइज करने के लिए, बराबर करने के लिए इकोनॉमी में दो तरह के मेजर्स को यूज़ किया जाता है, यानी कि दो तरीके के हमारे जो उपाय हैं उनका प्रयोग किया जाता है। किस चीज़ के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए उस सिचुएशन को। क्लियर। अब वो दो तरीके कौन कौन से हैं चलिए उसको देख लेते हैं। तो पहला जो ए तरीका है आपका, या जो कह सकते हैं जो पहला तरीका है वो है आपका फिस्कल पॉलिसी, और जो दूसरा तरीका है वो है मॉनेटरी पॉलिसी। क्लियर। तो चलिए फिस्कल पॉलिसी से स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब मैंने मनी एंड सप्लाई पढ़ाया था, ठीक है ना, मनी और उसकी पूर्ति, तब मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि ये जो वीडियो बन रहे हैं अभी आगे आने वाले चैप्टर्स में भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो उस टाइम पे जब मैंने सिचुएशन दी थी आपको और जब मैंने उसका वीडियो बनाया था तब देखिए मैंने उसमें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दो वर्ड्स का यूज़ किया था। और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आ रहे लिंक पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चाहे आप वो वीडियो देखें या ये वीडियो देखें, दोनों ही केसेस में मॉनेटरी पॉलिसी आपको सेम नज़र आएगी, सिर्फ फिस्कल पॉलिसी का डिफरेंस रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिस्कल पॉलिसी से। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, fiscal policy is the policy concerning the revenue, expenditure and debt of the government for achieving definite goal। तो डाल्टन ने कहा कि जो फिस्कल पॉलिसी है ये किससे रिलेटेड है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर और डेप्ट से रिलेटेड है। और ये इसका एम क्या होता है, इसके कुछ डेफिनेट गोल्स होते हैं। क्लियर। तो डाल्टन का ये कहना था कि गवर्नमेंट क्या करती है, अपने प्री डिफाइंड गोल, प्री डिफाइंड एम को मद्देनजर रखते हुए अपने रेवेन्यू को, एक्सपेंडिचर को और डेट्स को इस हिसाब से मोल्ड करती है, इस हिसाब से उसको चैनलाइज करती है कि जो भी मार्केट सिचुएशन है उस पर कंट्रोल और काबू पाया जा सके। क्लियर। तो चलिए अब बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी के मेजर्स की। तो फिस्कल पॉलिसी में जो मेजर्स यूज़ किए जाते हैं, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा होगा, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड डेट्स, तो इसको मेजरली दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर लिया है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट रेवेन्यू। ठीक। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में देखिए आपको पब्लिक कंस्ट्रक्शन नज़र आ रहा है, पब्लिक वेलफेयर नज़र आ रहा है, एक्सपेंसेस ऑन डिफेंस सर्विसेज है और सब्सिडीज़ हैं। इसमें शायद ही कोई एक ऐसा पॉइंट हो जो आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़े, लाइक मुझे आपको समझाने की ज़रूरत पड़े। सारे के सारे सेल्फ डिफाइंड पॉइंट्स होते हैं, फिर भी मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का जो पहला पॉइंट है पब्लिक कंस्ट्रक्शन, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार आम जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क को अपने हाथों में लेती है, जैसे हॉस्पिटल बनवाना, डॉर्मेट्रीज बनवाना, क्लियर, रैन बसेरा बनवाना, आपके लिए आपने रोड के किनारे देखा होगा सुलभ शौचालय बने होते हैं, यानी कि पब्लिक टॉयलेट्स बने होते हैं। ये सारे क्या है, हेल्थ और आपकी जो हाइजीन फैसिलिटी है। और आपने कई बार देखा होगा बहुत सारे स्टेट्स में, बहुत सारी सिटीज़ में रेस्ट रूम बना रहता है, लाइक अगर यात्री थक जाएं तो वहाँ कुछ देर विश्राम कर सकते हैं। क्लियर। तो डिपेंडिंग अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिटी एंड द एरिया इट वेरीज। क्लियर। उसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन
ये सारे कंस्ट्रक्शन कौन करवाता है? गवर्नमेंट करवाती है। आपने देखा होगा रोड बनना, डैम बनना, पुल बनना, ये सारे काम कौन कराता है? गवर्नमेंट कराती है। क्लियर? तो पब्लिक कंस्ट्रक्शन में ये सारे ही पॉइंट इंक्लूड किए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक वेलफेयर का मतलब है कि गवर्नमेंट लोगों की भलाई के लिए काम करे, जैसे पार्क बनवाना। क्लियर? ओल्ड एज लोगों के लिए, यानी कि जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए कुछ मदद करना। क्लियर? उसके बाद जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं उनको शिक्षा, मुफ्त शिक्षा दिलवाना। इस तरह के जो काम हैं ये पब्लिक वेलफेयर में इंक्लूड किए जाते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस सर्विसेज, गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा बजट गवर्नमेंट के डिफेंस सर्विसेज में भी लगता है। आप में से वीडियो देखने वाले कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके मम्मी या पापा या भाई बहन कोई भी रिलेटिव डिफेंस फोर्सेस में होंगे। सो दे नो वेरी वेल दैट गवर्नमेंट स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी और लॉट ऑफ रेवेन्यू पोर्शन ऑन द एक्सपेंडिचर ऑफ डिफेंस सर्विसेज। क्लियर? चलिए, लास्ट पॉइंट है आपका सब्सिडी। सब्सिडीज का मतलब होता है आर्थिक सहायता। गरीब तबके के लोग, किसान और मजदूरों को गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ छूट देती है। क्लियर? उसको हम सब्सिडीज कहते हैं। जैसे अगर एक गरीब किसान कोई इक्विपमेंट खरीदने जाता है, लेट से वो खेतों में अपनी खेती के लिए वो ट्रैक्टर खरीदने जाता है, ठीक है ना, किस्तों पे भी अगर वो ट्रैक्टर खरीद रहा है तो गवर्नमेंट की तरफ से उसको उस इक्विपमेंट पे छूट मिलती है। सिलेंडर, आप सभी लोग के घर में एलपीजी सिलेंडर होते हैं, एलपीजी जिससे आप खाना बनाते हैं। तो देखिए उसका जो ओरिजिनल प्राइस होता है वो कुछ और होता है और आप जो प्राइस पे करते हैं वो कुछ और होता है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो कहलाती है सब्सिडी, जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से देती है। तो इट्स अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल हेल्प विच गवर्नमेंट प्रोवाइड्स टू द वीकर सेक्शन और मिडिल क्लास फैमिली ऑफ इंडिया। तो ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर साइड। अब बढ़ते हैं गवर्नमेंट रेवेन्यू पे। गवर्नमेंट रेवेन्यू कहाँ कहाँ से कमाती है? टैक्स से कमाती है, लोगों से उधार लेके कमाती है और डेफिसिट फाइनेंसिंग यानी मार्केट में नोट छाप के कमाती है पैसा। क्लियर? ये यहाँ पर डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब है इशूइंग ऑफ करेंसी और नोट्स बाय द गवर्नमेंट और आरबीआई। क्लियर? तो ये दोनों ही पॉइंट क्लियर हो गए। अब आते हैं मॉनिटरी की तरफ। अकॉर्डिंग टू एस्टोन, ये भी एक बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट हुए जिन्होंने मनी और मॉनिटरी पॉलिसी के ऊपर काफ़ी सारी थ्योरीज दी थी, इसलिए मैंने इनकी डेफिनेशन को यहाँ इंक्लूड किया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू एस्टोन, इट मीन्स मॉनिटरी पॉलिसी इन्वॉल्व्स द इन्फ्लुएंस ऑन लेवल ऑफ कंपोजिशन ऑफ एडी। अब ध्यान से समझिएगा, एडी का मतलब है यहाँ पर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। इट इन्वॉल्व्स द इन्फ्लुएंस ऑन द लेवल and composition of AD by manipulation of two things, that is interest rate and availability of credit। तो यहाँ पूरा हिसाब किताब किसका है? पैसे का है। और क्योंकि आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो ऑलरेडी मेरी मनी एंड बैंकिंग की वीडियोस देख चुके होंगे कुछ लोग, तो उनको ये पॉइंट काफ़ी हद तक समझ में आएगा। और जिन्होंने नहीं देखा है उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर वो फिर भी देखना चाहते हैं तो ऊपर आ रहे आई बटन के लिंक पर क्लिक करके वो वीडियोज़ आप देख सकते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक फिस्कल पॉलिसी की तरह, लेकिन यहाँ पर है आपका क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव वो होगा जहाँ बैंक रेट की बात आएगी। क्लियर? और क्वालिटेटिव वो बात होगी जहाँ पर आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करके मार्केट सिचुएशन को कंट्रोल करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ेंगे। चलिए, नीचे की कुछ चीज़ें आपको दिखाई नहीं पड़ रही होंगी, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ। क्लियर है? तो क्वांटिटेटिव में आता है पहला बैंक रेट। बैंक रेट वो रेट होता है जिस पर आपको, यानी कि आपको मतलब कमर्शियल बैंक को आरबीआई लोन देती है। क्लियर? ये सारी चीज़ें मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो मैं यहाँ पर उसको दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूँगा बिकॉज वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगा। और मैंने जैसा कि बताया था, इन सारे पॉइंट्स को देखने के लिए आप मनी एंड बैंकिंग का जो वीडियो है उसको एक बार ज़रूर देखें। तो मैं यहाँ पर सिर्फ पॉइंट रिपीट्स कर रहा हूँ। पहला पॉइंट है बैंक रेट, दूसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशन, तीसरा है रिजर्व रेशियोज और चौथा है लीगल रिजर्व रेशियो। तो क्वालिटेटिव पॉइंट पहला है, यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लिखी के मैंने काट दिया है क्योंकि वो आगे वीडियो में कवर हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ पर अपना जो अमूल्य समय है वो नष्ट नहीं करना चाहता। चलिए, मार्जिन रिक्वायर्ड। पहला मार्जिन का मतलब होता है जो सिक्योरिटी आप मॉर्टगेज कर रहे हैं यानी कि गिरवी रख रहे हैं और जितना लोन आपको मिल रहा है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है? मार्जिन रिक्वायर्ड।
उसके बाद आता है क्रेडिट राशनिंग, यानी कि आप जो लोन देने जा रहे हैं, जो उधार देने जा रहे हैं, उनकी क्या कर दें, राशनिंग कर दें। मोरल सुएशन, मोरल सुएशन का मतलब होता है आपकी नैतिक जिम्मेदारी की, आप अपने नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अपनी समझ से मार्केट सिचुएशन को कैसे काउंटर करते हैं। तो चलिए इस पार्ट के बाद बढ़ते हैं अगले पार्ट पे। ओके, सो नाउ वी आर ऑन द सेकेंड पेज और सेकेंड पार्ट, वट एवर यू वांट टू से इट। इसमें मैंने कुछ चीज़ों को हेडिंग में ही हाईलाइट किया है कि फिजिकल एंड मॉनिटरी मेजर्स टू डील विद एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड सिचुएशन। फिजिकल और मॉनिटरी दो तरह की हम चीज़ों का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, किसको करेक्ट करने के लिए, एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था उसमें था फिजिकल मेजर्स एंड मॉनिटरी पॉलिसीज़। तो यहाँ पर देखिए फिजिकल मेजर्स में हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। यहाँ पर इन्फ्लेशन और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन दी है, यहाँ पर डिफ्लेशन और डेफिशिएंट डिमांड। अब इन सिचुएशन में इन सारे पॉइंट्स को किस तरीके से हैंडल किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, मैंने वहाँ पर लिखा है। और ये जो पेज है ये समझ लीजिए आपके बुक के 4 या 5 पेजेस को कवर करने वाला पेज है, और इसमें सब कुछ आपको एक ही पेज में नज़र आएगा। तो चलिए बात करते हैं, पहले इन्फ्लेशन की बात करेंगे, फिर डिफ्लेशन की बात करेंगे। क्लियर। फिस्कल मेजर्स यानी कि आपकी राजकोषीय नीति। इन्फ्लेशन के दौर में जो पब्लिक कंस्ट्रक्शन है, यानी कि देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, ये सारे पॉइंट कौन से हैं, ये चारों पॉइंट आते हैं आपके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के, ये 3 पॉइंट आते हैं गवर्नमेंट रेवेन्यू के। फिर यहाँ पर देखिए क्वांटिटेटिव है और ये क्वालिटेटिव है, बहुत प्रॉपरली बनाया है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा और इसका यूटिलाइजेशन भी करिएगा। पब्लिक कंस्ट्रक्शन, जब मार्केट में ऑलरेडी पैसा बहुत ज़्यादा है यानी इन्फ्लेशन का दौर है, तो क्या आपको फर्दर कंस्ट्रक्शन करके लोगों को रोज़गार देने की ज़रूरत है? नो, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि मार्केट में पैसा तो पहले से ही है। तो अब ज़रूरत है आपको अपने कंस्ट्रक्शन को हल्का करने की या कम करने की, ठीक है। अब बात करते हैं पब्लिक वेलफेयर की। गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर कब करती है? जब मार्केट में गरीब लोगों की जनसंख्या बढ़ जाती है या पुअर जो पीपल पॉपुलेशन है उसका जो रेशियो है वो बढ़ जाता है। बट इन केस ऑफ इन्फ्लेशन इट मीन्स दैट all the section of the economy having a strong purchasing power, in that case government has to reduce the public welfare expenditure. Clear? ये सारी चीज़ें क्या हैं? एक्सपेंडिचर्स हैं। नाउ एक्सपेंसेस ऑन डिफेंस सर्विसेज, जब आप डिफेंस सर्विसेज पे भी खर्चा करते हैं तो क्या होता है, डिफेंस सर्विसेज में जॉब्स निकलती हैं, आप नए नए इक्विपमेंट्स जब बनाने के लिए पैसा खर्च करते हैं तो उससे क्या होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है पब्लिक के पास। क्लियर? इन दैट केस आपको क्या करना है, उन खर्चों पर भी लगाम लगानी है और एक्सपेंसेस ऑन डिफेंस सर्विसेज को भी क्या करना है, डिक्रीज करना है। क्लियर? सब्सिडीज यानी कि आर्थिक मदद, जब लोगों के पास पहले से ही पैसा है इन्फ्लेशन और एक्सेस डिमांड के केस में, तो क्या आपको और पैसा देके उनकी मदद करनी चाहिए? ऑब्वियसली नॉट। सो यू हैव टू डिक्रीज द सब्सिडी। टैक्स यानी कि लोगों की जेब से पैसा निकालना, जब मार्केट में ज़्यादा पैसा है तो आपको क्या करना चाहिए, टैक्स रेट इंक्रीज कर देना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए, ताकि आप उनकी जेब हल्की कर सकें, है कि नहीं। अगला पब्लिक डेट्स, लोगों से लोन लेना, यानी कि गवर्नमेंट यहाँ पर लोगों से लोन लेगी। तो जब लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो कोई बुराई नहीं है, लोग उनसे पैसे लिए जा सकते हैं, गवर्नमेंट मांग सकती है। सो गवर्नमेंट हैज़ टू इंक्रीज और इनकरेज द पब्लिक डेट टू रिड्यूस द मनी सप्लाई इन द मार्केट। क्लियर? डेफिसिट फाइनेंसिंग यानी कि पब्लिशिंग ऑफ नोट, मैंने हमेशा बताया अपने स्टूडेंट्स को कि डेफिसिट फाइनेंसिंग को आप एक वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं, या अगर आपको ये नहीं समझ में आता, बड़ा टेक्निकल सा लगता है, तो आप सिर्फ इतना याद रखिए, इसका मतलब है इशूइंग ऑफ न्यू नोट्स या करेंसी, आप जो भी कहना चाहें। मैं नोट्स ही प्रेफर करता हूँ क्योंकि बड़े अमाउंट के होते हैं, ठीक है। तो क्या जब पहले से ही मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा है तो क्या गवर्नमेंट को नए नोट इशू करने चाहिए? ऑब्वियसली नॉट। सो इट हैज़ टू डिक्रीज द डेफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है पुत्र। मॉनिटरी पॉलिसी, बैंक रेट, ठीक है। तो बैंक रेट को क्या करना है, आपको इंक्रीज करना है ताकि लोन कम से कम दिया जा सके, ठीक है ना। जब गवर्नमेंट अपने बैंक रेट्स को हाई कर देती है, यानी कि आरबीआई बैंक रेट्स को हाई कर देती है, तो कॉमर्शियल बैंक पैसे उधार नहीं ले पाते, और जब उधार नहीं ले पाएंगे तो किसी को दे भी नहीं पाएंगे। तो इन दैट केस
आरबीआई एंड गवर्नमेंट हैज़ टू इंक्रीज द बैंक रेट्स। ओपन मार्केट ऑपरेशन, क्लियर। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है सिक्योरिटीज़ को खरीदना या बेचना। तो देखिए मार्केट में पैसा ज़्यादा है और आपको पैसे कम करने तो क्या करना पड़ेगा, कोई चीज़ बेचनी पड़ेगी। जब आप उनको बेचेंगे तो वो पैसे आपको देंगे। तो आपको करना क्या है, कॉमर्शियल बैंक्स क्या करती हैं, मार्केट में सेल कर देती हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को आरबीआई के कहने के मुताबिक, ठीक है। तो उससे क्या होता है, पब्लिक का पैसा कहाँ चला जाता है, आरबीआई के पास चला जाता है। और इन द सेम प्रोसीजर रिपीट करती है आरबीआई कॉमर्शियल बैंक के साथ। कॉमर्शियल बैंक को भी क्या करती है, ये सिक्योरिटीज़ बेचती है। तो जब सिक्योरिटी, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, कॉमर्शियल बैंक ने पब्लिक को बेचा, पब्लिक ने पैसा दिया कॉमर्शियल बैंक को, अब कॉमर्शियल बैंक उसका लोन पब्लिक को वापस से दे सकती है। तो इस मौके का फ़ायदे उठाते हुए आरबीआई क्या करती है, कॉमर्शियल बैंक को भी सिक्योरिटी बेच देती है। तो दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी, और दोनों ही तरफ से क्या हो रहा है, मार्केट से पैसा खाली किया जा रहा है, ठीक है। तो जो एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप है, महंगाई है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। रेपो रेट, रेपो रेट आपको सबको पता है क्या होता है। इस केस में भी हम क्या करते हैं, रेट्स को इंक्रीज कर देते हैं। ये शॉर्ट टर्म लोन होते हैं जो आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को देती है। तो जब इसका रेट महंगा हो जाएगा तो क्या कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा लोन लेना चाहेगी, ऑब्वियसली नॉट। इन दैट केस कॉमर्शियल बैंक विल डू नॉट टेक लोन फ्रॉम आरबीआई, सो दे कैन नॉट क्रिएट मोर क्रेडिट्स इन द मार्केट, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एक्सेस डिमांड कंट्रोल में आ जाएगी। अगला पॉइंट है रिवर्स रेपो रेट। ये वो रेट है जिसपे कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन देती है। आरबीआई अगर उसका भी रेट बढ़ा दे तो कॉमर्शियल बैंक क्या करेगी, जनरल पब्लिक को लोन देने के बजाय वो आरबीआई को देगी पैसा, और मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी, क्लियर। अगला है लीगल रिजर्व रेशियो, जिसमें सीआरआर एंड एसएलआर इंक्लूड किए जाते हैं। इसको भी क्या किया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। इसको इंक्रीज किस लिए किया जाता है कि अगर ये रेशियो भी बढ़ा दिए जाएं तो इसका मैंने एग्जाम्पल बहुत बढ़िया बताया था कि अगर मान लीजिए सीआरआर और एसएलआर 10% है, कितना है यहाँ पर बात कर लेते हैं, अगर यहीं पर समझा देते हैं, 10% है और आपके पास 1 लाख रुपए आए हैं, तो 1 लाख का 10% आप अपने पास रखेंगे, यानी कि 10 और 10, 10% इसका और 10% इसका, 20% अपने पास रखेंगे और बाकी पैसा मार्केट में लोन के तौर पे आप फैला देंगे, क्लियर। अब मार्केट में तो पहले से पैसा ज़्यादा है और अगर आप इस तरह से पैसा मार्केट में बहाते रहे तो रायता फैला देंगे। तो उस केस में क्या होता है, आरबीआई इंस्ट्रक्ट करती है सभी कॉमर्शियल बैंक्स को कि आप अपने रिजर्व रेशियोज को, यानी कि लीगल रिजर्व रेशियोज को क्या करेंगे, हाइक पे ले आएंगे, अप कर देंगे। तो उस केस में क्या होता है, अब आपको जो 10% की जगह था वो 20% रिजर्व बनाना है। तो 20 इसका और 20 इसका, 40%। जहाँ पर पिछले केस में 80,000 मार्केट में दौड़ रहा था, अब आप महज 60,000 ही मार्केट में फ्लो कर पाएंगे। तो 20,000 से मनी सप्लाई रिड्यूस होती है, ठीक है। पढ़ा सा लग रहा है ना, जिन बच्चों ने पहली बार देखा होगा उनके लिए नया है, बाकी सबके लिए ये पुराना सा है। मार्जिन रिक्वायरमेंट, मैंने बताया था कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी या घर, ठीक है, आप मॉर्टगेज करके उसके बदले क्या ले रहे हैं, पैसा या डॉलर जो भी आप लेना चाहते हैं ले रहे हैं, तो मान लीजिए 10 लाख का है तो आपको 10 लाख रुपए नहीं मिलते, आपको मिलता है 8 लाख रुपए। 2 लाख गवर्नमेंट या जो आपकी कॉमर्शियल बैंक है उसके हिसाब से वो रख लिया जाता है फॉर द सिक्योरिटी पर्पज़। तो अगर मार्केट में डिमांड पहले से ज़्यादा है, मनी सप्लाई ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट कहती है कि इंक्रीज द मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड और यहाँ पर लिखा है राइजिंग द मार्जिन। आपको क्या करना है, इसके बीच का जो मार्जिन है उसको बढ़ा देना है। जहाँ आपको पहले 8 लाख मिल रहा था अब महज आपको 6 लाख मिलेगा, क्योंकि मार्जिन बढ़कर कितना हो गया, 2 की जगह 4 लाख का हो गया, क्लियर। अगला क्रेडिट राशनिंग इनकरेज की जाती है, मतलब आप सिर्फ ज़रूरतमंदों को ही लोन और जो आपकी क्रेडिट फैसिलिटी है वही अवेल करने के लिए देंगे, बाकी किसी को नहीं देंगे। कहने का मतलब है, लेट से आपके पास 2 लोग उधार मांगने आए या पैसा मांगने आए तो आप सिर्फ उन लोगों को पैसा देंगे जिनकी ज़रूरत वाकई वाजिब है, बाकी लोगों को, फालतू लोगों को पैसा देने का नहीं है, ठीक, वरना मनी सप्लाई फिर से बढ़ जाएगी। चलिए अगला है मोरल सुएशन। इसमें क्या करती है आरबीआई, क्या करती है आरबीआई, सभी जो आपके सीईओ होते हैं ना उसके कॉमर्शियल बैंक के, तो आरबीआई सारे सीईओज़ को बुलाती है और उनको समझाती है, अपील करती है कि आप अपनी क्रेडिट फैसिलिटी को क्या करिए, कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिए, सिकोड़ दीजिए, यानी कि कम कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उधार ना ले पाएँ, ठीक है। तो उससे होगा क्या, जो मार्केट में एक्सेस सप्लाई है वो धीरे धीरे मनी की कम होती जाएगी, क्लियर।
आई होप कि आपको एक्सेस और इन्फ्लेशन वाला जो पार्ट है वो समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं डिफ्लेशन डेफिशिट डिमांड की। इस केस में ध्यान में रख लीजिए कि मार्केट में पैसा कम है और मुझे अब पैसे की सप्लाई को बढ़ाना है। तो पहला पॉइंट है पब्लिक कंस्ट्रक्शन। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी पब्लिक कंस्ट्रक्शन पे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंग बनाएगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तो डेफिशिट डिमांड जो है वो खत्म होगी। यानी कि इस केस में क्या करना है, पब्लिक कंस्ट्रक्शन को इंक्रीज करना है। पब्लिक वेलफेयर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, क्लियर। डेफिशिट डिमांड, लोगों के पास पैसा कम है यानी कि वो पुअर होते जा रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं, तो पब्लिक वेलफेयर करना जरूरी है, यानी कि पब्लिक वेलफेयर इंक्रीज किया जाएगा। एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस सर्विसेज, गवर्नमेंट किस पे एक्सपेंस करेगी, एक्सपेंडिचर किस पे बढ़ाएगी, डिफेंस सर्विसेज पे इंक्रीज करेगी, ताकि नए इक्विपमेंट्स बने, लोगों के पास और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती हो, डिफेंस सर्विसेज में जॉब मिले तो उनको सैलरी मिलेगी, और सैलरी मिलेगी तो मनी सप्लाई बढ़ेगी। सब्सिडीज़, लोगों के पास पैसा नहीं है, वो गरीब होते जा रहे हैं, तो उनको आर्थिक मदद पहुंचाना ज़रूरी है, इसलिए सब्सिडी क्या की जाएगी, इंक्रीज़ की जाएगी। ठीक, वैसे ही लोगों की हालत बड़ी खस्ता है, अगर उसके बाद भी आप टैक्स वसूलते रहेंगे तो उनकी हालत खस्ते के बाद क्या हो जाएगी, दही जैसी, मट्ठे जैसी, जैसे भी हो जाएगी। तो इस केस में क्या करना है, आपको टैक्स डिक्रीज करना है ताकि लोगों के पास जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ जाए, ताकि वो पैसे से कुछ और भी अपनी इच्छाएं पूरी कर सकें। पब्लिक डेट्स, आपको अभी यहाँ पब्लिक से कोई लोन लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पब्लिक को लोन देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो लोन लेना चाहती है उसको डिस्करेज किया जाता है। ठीक, डेफिसिट फाइनेंसिंग यानी इशूइंग ऑफ न्यू नोट्स, हमेशा ये ध्यान रखिएगा। तो अब ज़रूरत है इंक्रीज करने की, यानी कि नए नोट छापने की ज़रूरत है ताकि मनी सप्लाई को पूरा किया जाए। बस ये ध्यान रखिएगा, इन्फ्लेशन में पैसा ज़्यादा है, डिफ्लेशन में पैसा कम, तो यहाँ से पैसा आपको रिड्यूस करना है, कम करना है, और डिफ्लेशन में पैसा बढ़ाना है और पैसा देना है। मॉनिटरी पॉलिसी पे आते हैं, क्वांटिटेटिव पे बात करते हैं। बैंक रेट क्वांटिटेटिव फैक्टर है। डेफिसिट डिमांड में क्या करेंगे, बैंक रेट को डिक्रीज करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोन मार्केट में फ्लो हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मार्केट में लोगों के पास पहुँचे। क्लियर। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्वांटिटेटिव मेजर है, यहाँ पर खरीदा गया था तो यहाँ पर बेचा गया था, तो यहाँ क्या किया जाएगा, खरीदा जाएगा। जब आप पब्लिक से कोई चीज़ खरीदेंगे तो आप पैसा उनको देंगे, यानी कि पब्लिक के पास पैसा पहुँचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज़। अगला है रेपो रेट क्वांटिटेटिव। रेपो रेट का मतलब होता है वो रेट, अभी मैं समझा चुका था, जिसपे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है, तो वो क्या कर दिया जाता है, डिक्रीज, ताकि कॉमर्शियल बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले आरबीआई से और वो पैसा क्या करे, पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर दे एज अ लोन एंड क्रेडिट। ठीक। रिवर्स रेपो रेट, ये वो पैसा है, ये वो रेट है जिस पर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसा देती है। अब समझिएगा, उसको डिक्रीज करना है। क्यों करना है, आरबीआई के पास दो ऑप्शन है, सॉरी कॉमर्शियल बैंक के पास दो ऑप्शन है, या तो वो पब्लिक को पैसा दे तो वो आरबीआई को दे। आरबीआई से जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो बहुत कम मिल रहा है, लेकिन पब्लिक से ज़्यादा मिल रहा है, आरबीआई से कम, तो कहाँ पैसा लगाएगी, पब्लिक में लगाएगी, इसीलिए डिक्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है। अगला है आपका लीगल रिजर्व रेशियो। मैं पहले भी समझा चुका था यहाँ इंक्रीज क्यों करना है। अभी क्या करना है, उस रेशियो को डिक्रीज करना है ताकि कॉमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचे और वो जनरल पब्लिक को लोन और क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करा सके। ठीक। मार्जिन रिक्वायरमेंट, अभी तक घर का आपको कितना मिल रहा था, 6 लाख रुपए, लेकिन अभी मार्केट में पैसे की कमी है, तो क्या किया जाएगा, लोअर द मार्जिन, मार्जिन को क्या कर दिया जाएगा, लो रेट में कर दिया जाएगा। तो जहां पर आपको 6 लाख मिल रहा था अब आपको 9 लाख रुपए भी मिल सकते हैं, ताकि मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाए। क्रेडिट राशनिंग डिस्करेज की जाती है। अब आप किसी एरे गहरे नत्थु खैरे को भी क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कराइए। गली गली में लोग चिल्ला चिल्ला के क्रेडिट कार्ड बेच रहे हैं, ठीक है ना, जहां पर जरूरत नहीं वहां पर भी 0% फाइनेंसिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। क्यों, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ जाए। ठीक है। मोरल सुएशन, यहाँ पर आरबीआई कहती है कि भैया जितना आप क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं लोगों को प्रोवाइड कराइए, क्योंकि मार्केट में पैसे की कमी हो रखी है, और जैसे इनके पास क्रेडिट फैसिलिटी पहुंचती है लोगों की परचेजिंग पावर वाली जो अंतरात्मा है वो जाग जाती है और खरीदारी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों ही कंडीशन को टैकल किया जाता है। आई होप कि आज का जो सेशन है वो आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंथी था, बट ये पूरा टॉपिक कवर होता है इस सेशन में। तो कीप वॉचिंग नॉलेज हैंगआउट, स्टे विद अस, स्टे हेल्दी एंड हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।